राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? साथियों, बीपीएससी प्रधान शिक्षक परिवार में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे व स्वस्थ होंगे। सेट नंबर 37 अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं के साथ मैं हरि सर। सभी शिक्षक बंधुओं से अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को अपने 2 साथियों को निश्चित रूप से शेयर करें, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक परिवार से 2000 प्लस शिक्षक प्रधान शिक्षक या सीटीईटी में चयनित हो। गुरुदक्षिणा स्वरूप ये कार्य निश्चित रूप से करेंगे। दूसरा, एनईपी 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया? तीसरा, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? चौथा, बालक मुख्य रंगों की पहचान कितने वर्ष में करना शुरू करता है? पांचवा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? छठा, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया? सातवां, संक्रियात्मक अवस्था है। आठवां, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? नौवां, खिलौनों की आयु कहा जाता है। 10वां, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण रैपिड रिकॉल का श्रृंखला है सेट नंबर 37 का। और रैपिड रिकॉल के अंतर्गत हम वैसे टॉप मोस्ट क्वेश्चनों को शामिल करते हैं जो पूर्व में पढ़ा दिया गया होता है। तो आपकी तैयारी कैसी है, इस तैयारी को जांच करने के लिए रैपिड रिकॉल का सेगमेंट को ऐड किया गया है। तो अगर आप 7 से 8 क्वेश्चनों को बना पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी एक्सीलेंट है और आप निश्चित रूप से परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास करेंगे। अगर 7 से 8 नहीं बना पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको और ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब परीक्षा में बिल्कुल कुछ ही दिन बचा हुआ है। तो आप निश्चित रूप से सारा काम धाम को अभी कुछ दिन के लिए साइड कर दें और इस सारे प्रश्नों का वीडियो को बार बार देखें, प्रश्नों की श्रृंखला को बार बार बनावे। अब आज का जो टॉप मोस्ट प्रश्नों की श्रृंखला का सेट है भाषा शिक्षण कौशल, उसके अंतर्गत हम लोग आते हैं। पहला प्रश्न है आकलन। केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा। दूसरा, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तीसरा, पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। चौथा, मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है। इसका उत्तर आपने लगाया है दूसरा तो सही, नहीं तो आपका उत्तर गलत है। अर्थात आकलन भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। दूसरा, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। तो साथियों, जहां जिस क्वेश्चन में भी नहीं हो वैसे क्वेश्चनों को आप बहुत ही गंभीरता से पढ़ेंगे, क्योंकि नहीं वाला शब्द आदमी को निश्चित रूप से प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी गलत बना के चलाता है। तो हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। पहला, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना। दूसरा, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। तीसरा, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चों की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। चौथा, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। तो इसका उत्तर आपने बिल्कुल सही लगाया है। इसका उत्तर दूसरा है, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। मतलब ये नहीं है। सही क्या क्या है? भाषा में आकलन का उद्देश्य सही क्या क्या है? तो बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चों की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। चौथा, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत करना। ये सब आकलन का उद्देश्य है। तीसरा, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? पहला, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। दूसरा, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। तीसरा, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। चौथा, आजकल आम का दाम क्या है। तो निश्चित रूप से आप इसका उत्तर तीसरा लगाए होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। इसका उत्तर तीसरा है, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। अर्थात कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, ये भाषा का सही आकलन करेगा। चौथा, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है साथियों, इसको आप टिक आउट कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। दूसरा, अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना। तीसरा, बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना। चौथा, मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। तो इसका उत्तर साथियों पहला है। इसका उत्तर पहला है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बनाना। अर्थात भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। पांचवा, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे। पहला, व्याकरणिक नियम। दूसरा, सीखने की क्षमता का आकलन। तीसरा, काव्य सौंदर्य। चौथा, निबंध लिखने की योग्यता।
तो निश्चित रूप से इसका उत्तर दूसरा है, सीखने की क्षमता का आकलन। अर्थात भाषा सीखने, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? तो सीखने की क्षमता का आकलन। छठा, मूल्यांकन का प्रयोजन है। पहला, बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना। दूसरा, बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले, होशियार, समस्यात्मक छात्र आदि वर्गों में विभाजित करना। तीसरा, बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। चौथा, उन बच्चों को पहचाना जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। तो साथियों, छठा का उत्तर बिल्कुल सही आपने लगाया। इसका उत्तर तीसरा है, बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना छठा का उत्तर है। अर्थात मूल्यांकन का प्रयोजन है बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। सातवां, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश पर बल देता है। पहला, बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने। दूसरा, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने। तीसरा, मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर। चौथा, कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर पर प्रोन्नत करने में। तो सातवां का उत्तर है दूसरा। सातवां का उत्तर है दूसरा, अर्थात बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने में। अर्थात सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर बल देता है। साथियों, सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित हमने 2 वीडियो बना के डाला हुआ है। आप दोनों वीडियो को बहुत ही गंभीरता से जाकर देख लेंगे। निश्चित रूप से सतत और व्यापक मूल्यांकन से 1 से 2 नंबर का प्रश्न रहता है। 8वां, सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत मूल्यांकन व्यवस्था को पहला, बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है। दूसरा, बहुत अधिक विवरण को शामिल करते हुए जटिल बनाया है। तीसरा, अस्पष्ट बनाया है क्योंकि विद्यार्थी के निश्चित रैंक को जाना नहीं जा सकता। चौथा, केवल शैक्षिक क्षेत्र में निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए ज्यादा व्यापक बनाया है। तो 8वां का उत्तर साथियों आप बिल्कुल सही है। इसका उत्तर पहला है। इसका उत्तर साथियों पहला है, बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है। अर्थात सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है। 9वां, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो साथियों यहां भी ये नहीं बोल रहा है। जिस क्वेश्चन में भी नहीं होगा उसको गंभीरता से देखेंगे। तो पहला, यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है। दूसरा, यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। तीसरा, सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों को सीखने की क्षमता और तरीकों के बारे में जानकारी देता है। चौथा, यह बताता है कि बच्चों को किस तरह की सहायता की आवश्यकता है। तो 9वां का उत्तर बिल्कुल सही दूसरा है। यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास करता है। ये गलत कथन है। अब चैनल पर अगर कोई भाई या बहन पहली बार है या बिना सब्सक्राइब किए हुए है तो सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सभी लोगों को सरकारी नौकरी हो। 10, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। पहला, वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन। दूसरा, भाषा के व्याकरण का आकलन करना। तीसरा, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। चौथा, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो इसका उत्तर बिल्कुल सही आपने लगाया है। इसका उत्तर तीसरा ही है। इसका उत्तर तीसरा है, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। अर्थात भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। 11, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। पहला, प्रश्नों के उत्तर देना। दूसरा, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तीसरा, श्रुतिलेख। चौथा, लिखित परीक्षा। तो 11 का उत्तर साथियों दूसरा है। 11 का उत्तर दूसरा है, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। अर्थात बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। यह क्वेश्चन भी साथियों टॉप मोस्ट है। हमारे सेट का अभी तक का सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। 12, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला, सुलेख। दूसरा, भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न। तीसरा, विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना। चौथा, श्रुतिलेख। तो 12 का उत्तर साथियों दूसरा है, भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न। अर्थात भाषा आकलन में भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 13, हिंदी भाषा में मूल्यांकन डैश के संचित अभिलेखों में होना चाहिए। पहला, विद्यार्थियों की उपस्थिति और चिकित्सा रिकॉर्ड। दूसरा, विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित अनुशासित की घटनाओं का रिकॉर्ड। तीसरा, विद्यार्थियों की रुचियों
अभिक्षमता और सामाजिक समायोजनों के प्रगतिशील विकास का रिकॉर्ड। चौथा, किसी भी विशिष्ट दिन विद्यार्थियों के व्यवहार का रिकॉर्ड। तो इसका उत्तर साथियों 13 का तीसरा है। 13 का तीसरा है विद्यार्थियों की रुचियों, अभिक्षमता और सामाजिक समायोजन के प्रगतिशील विकास का रिकॉर्ड। अर्थात हिंदी भाषा में मूल्यांकन विद्यार्थियों की रुचियों, अभिक्षमता और सामाजिक समायोजन के प्रगतिशील विकास का रिकॉर्ड के संचित अभिलेखों में होना चाहिए। 14, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना पहला भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं। दूसरा, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। तीसरा, केवल शिक्षण पद्धतियां हैं। चौथा, केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। तो 14 का उत्तर साथियों बिल्कुल सही आपने लगाया है। इसका उत्तर दूसरा है, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। अर्थात प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। तो साथियों जब आप सेट ये बनाया करें, आपको ये लगे कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं, तो एक कॉपी कलम लेकर बैठा करें और 1 से 30 तक, अगर जितना भी मैं आपको पीडीएफ मोड में प्रश्न उपलब्ध करवाता हूं, 1 से 30 तक का नंबरिंग कर लिया करें और 1-2 करने के बाद आप ABCD या 1 to 4 जो भी है ऑप्शन है, आप मेरे साथ देते चले। ऑप्शन जब आएगा तो हम 1 सेकंड के लिए रुकेंगे और फिर आपको उत्तर बताया करेंगे। तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि बिल्कुल आप ऑफलाइन क्लास में नहीं बैठे हुए हैं। आपको बिल्कुल ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन की स्थिति में मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूं, वो भी फ्री में। 15, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। पहला, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। दूसरा, कविता सुनना और शब्दशः लिखना। तीसरा, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना। चौथा, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। इसका उत्तर बिल्कुल चौथा है, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। अर्थात सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। 16, पाठ्य कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे। पहला, पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे। दूसरा, पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे। तीसरा, पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियां पढ़वाएंगे। चौथा, बच्चों से जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे जिससे उच्चारण की जांच हो सके। तो 16 का उत्तर साथियों बिल्कुल आपने सही बनाया है, तीसरा ही है, पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियां पढ़वाएंगे। अर्थात पाठ्य कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियां बच्चों से हम पढ़वाएंगे और ऐसा हम लोग स्कूल में प्रत्येक दिन करते हैं। 17, सुरभि अक्सर ड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है। आप क्या करेंगे। पहला, उसे ड़ वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे। दूसरा, उसे ड़ वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। तीसरा, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। चौथा, उसे र वाले शब्दों की सूचना पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। तो इस तरह की समस्या हम लोग को प्रत्येक दिन क्लास में देखने को मिलती है। तो इसका उत्तर आपने बिल्कुल सही है लगाया है। इसका उत्तर चौथा है, उसे र वाले शब्दों की सूचना पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। 18, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला, आतंकवाद पर आधारित निबंध। दूसरा, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। तीसरा, पाठ्य पुस्तक। चौथा, औपचारिक पत्र। तो 18 का उत्तर साथियों दूसरा है। 18 का उत्तर दूसरा है, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। अर्थात प्राथमिक स्तर पर बच्चों का पठन क्षमता का आकलन करने में बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब साथियों ये जो प्रश्नों की श्रृंखला है, ये विगत साल सीटेट में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला है। तो सारे प्रश्नों को आप बहुत ही गंभीरता से देखेंगे। 19, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। पहला, सुंदर लेख का अभ्यास। दूसरा, अपने अनुभवों को लिखना। तीसरा, श्रुत लेख। चौथा, पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो इसका उत्तर साथियों दूसरा है। इसका उत्तर दूसरा है और आपने बिल्कुल सही लगाया है। इसका उत्तर दूसरा है। अर्थात बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए अपने अनुभवों को लिखना बेहतर विधि हो सकता है। 20, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। ये क्वेश्चन साथियों बहुत भी आई है। पहला, गृह कार्य देना अति आवश्यक है। दूसरा, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। तीसरा, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य
दिया जाना चाहिए। चौथा, गृह कार्य कक्षा में किए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो इसका उत्तर साथियों तीसरा है, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। इसका उत्तर तीसरा है, अर्थात गृह कार्य के बारे में बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ये कथन उचित है और ऐसा हम लोग अपने स्कूल में प्रत्येक दिन करते हैं। 21, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डैश से संभव है। पहला, पोर्टफोलियो, दूसरा उत्तर पुस्तिकाओं, तीसरा लिखित परीक्षा, चौथा मौखिक परीक्षा। तो 21 का उत्तर साथियों बिल्कुल पहला है, पोर्टफोलियो। इसका उत्तर पोर्टफोलियो ही है। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना पोर्टफोलियो से संभव है। 22, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। पहला, शब्द पढ़वाना, दूसरा प्रश्नों के उत्तर पूछना, तीसरा विभिन्न संदर्भ में बातचीत, चौथा सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो 22 का उत्तर है साथियों तीसरा, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। इसका उत्तर तीसरा है, अर्थात बच्चों की भाषा मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। 23, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। पहला, किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, दूसरा बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, तीसरा बच्चों से पत्र लिखवाना, चौथा बच्चों से प्रश्न के उत्तर लिखवाना। इसका उत्तर है साथियों दूसरा, बच्चों के चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना, अर्थात प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना है। साथियों, अपने मित्रों को बस इतना बताइए कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक पर आप फ्री में अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, रैपिड फायर, रैपिड रिकॉल, करंट अफेयर, बिहार जीके का प्रत्येक दिन 6:30 बजे वीडियो देख सकते हैं, जिसके लिए आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया जाता है। हमारे ग्रुप में ऐड होने के लिए 9973115257 या 8581071208 पर व्हाट्सएप करें। 24, भाषा में आकलन की प्रक्रिया पहला, पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है, दूसरा सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, तीसरा केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, चौथा केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो 24 का उत्तर साथियों बिल्कुल आपने दूसरा लगाया है तो सही, अलग लगाया है तो गलत, अर्थात भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। 25, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? पहला, कठिन शब्दों का सूत्र लेखन, दूसरा लिखित प्रश्न पत्र, तीसरा पाठ से देखकर सुलेख लिखना, चौथा बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो 25 का उत्तर साथियों चौथा है, 25 का उत्तर चौथा है, अर्थात बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। 26, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने का दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला, विराम चिन्हों का ज्ञान, दूसरा पढ़ने में प्रवाह, तीसरा अर्थ का निर्माण, चौथा वर्णों की पहचान। तो 26 का उत्तर साथियों चौथा है, वर्णों की पहचान, अर्थात प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने का दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वर्णों की पहचान। 27, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। पहला, शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, दूसरा भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, तीसरा सतत एवं व्यापक आकलन की, चौथा सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। तो 27 का उत्तर है साथियों तीसरा, 27 का उत्तर है तीसरा, अर्थात सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की, अर्थात विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा सतत एवं व्यापक आकलन की है। अब 28, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? पहला, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, दूसरा मौखिक कार्य करवाने पर, तीसरा गृह कार्य के उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, चौथा कक्षा कार्य के अवलोकन पर। तो 28 का उत्तर साथियों बिल्कुल और बिल्कुल पहला ही होगा, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, अर्थात अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से पोर्टफोलियो के अवलोकन पर होनी चाहिए। 29, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पहला पूर्णतः सही है, दूसरा अंशतः सही है, तीसरा पूर्णतः गलत है, डी निराधार है। तो इसका उत्तर साथियों 29 का पहला है, इसका उत्तर पहला है, पूर्णतः सही है, अर्थात आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता
बल्कि शिक्षण की प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है। अब 30, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। पहला, उसकी पठन क्षमता का आकलन। दूसरा, उसके भाषा की क्षमता का आकलन। तीसरा, उसकी लेखन क्षमता का आकलन। चौथा, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो 30 का उत्तर है साथियों दूसरा। 30 का उत्तर है दूसरा, अर्थात उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। अर्थात प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन है। 31, निम्न में से कौन सी भाषा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? पहला, ईदगाह कहानी के मुख्य घटनाएं बताइए। दूसरा, ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। तीसरा, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। चौथा, ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? तो 31 का उत्तर है साथियों तीसरा, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। 32, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है? पहला, चिंतन क्षमता के विस्तार से। दूसरा, परिवार की जानकारी से। तीसरा, विभिन्न व्यवसायों से। चौथा, अनुभवों की अभिव्यक्ति से। तो निश्चित रूप से आपने 32 का आंसर बिल्कुल सही लगाया है साथियों। ये अनुभवों की अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ है। 33, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? पहला, भाषा की संरचना। दूसरा, व्याकरण सम्मत भाषा। तीसरा, सहज अभिव्यक्ति। चौथा, अलंकारिक भाषा। तो 33 का उत्तर साथियों तीसरा है। 33 का उत्तर तीसरा है, सहज अभिव्यक्ति। अर्थात हिंदी भाषा का आकलन करते समय हम सहज अभिव्यक्ति को सर्वाधिक महत्व देंगे। 34, योगात्मक आकलन का क्या उद्देश्य है? तो इसका ऑप्शन है ए, विभिन्न विद्यार्थियों में तुलना करना। बी, विद्यार्थियों पर बुद्धिमान, औसत अथवा धीमी गति से सीखने वाले का ठप्पा लगाना। सी, विद्यार्थी के अधिगम के विषय में सूचना एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना। डी, साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से कक्षा परीक्षा कराना। कूट, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी। तो 34 का उत्तर साथियों तीसरा है। 34 का उत्तर साथियों तीसरा है सी। अब 35, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करने के लिए सहायक होंगे? ए, एक शब्द वाले प्रश्न। बी, खुले अंत वाले प्रश्न। सी, बहुवैकल्पिक प्रश्न। डी, सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न। तो 35 का उत्तर सी है, बहुवैकल्पिक प्रश्न। अर्थात बहुवैकल्पिक प्रश्न शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करने के लिए सहायक होंगे। 36, वासबैक संबंध संबंधित है किस प्रकार से कोई जांच परीक्षण डैश? पहला, कक्षा के शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है। दूसरा, शिक्षार्थियों की परीक्षाओं की तैयारी को प्रभावित करता है। तीसरा, शिक्षार्थियों के समूचे जीवन में प्रभाव डालता है। चौथा, भाषा विकास पर प्रभाव डालता है। तो 36 का उत्तर साथियों पहला है। 36 का उत्तर पहला है, कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है। अर्थात वासबैक शब्द संबंधित है कि किस प्रकार से कोई जांच परीक्षण कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है। 37, पत्नी से जल्दी करो हमें देर हो जाएगी। सहकर्मी से जाने का समय हो गया है, हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी। वरिष्ठ नियोक्ता से महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक 4:15 बजे है, क्या हमें चलना नहीं चाहिए? पहला, शुद्धतावादी। दूसरा, अस्तर भिन्नता। तीसरा, रजिस्टर। चौथा, मुहावरेदार। तो साथियों ये प्रश्न उलझाने वाला है। इसका उत्तर है दूसरा। इसका उत्तर है दूसरा, अस्तर भिन्नता। 38, एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य, जोरों में कार्य और रोल प्ले करवाती है और आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है। आकलन संबंधी इन गतिविधियों को क्या कहा जाएगा? पहला, वाचन आकलन। दूसरा, कक्षा आकलन। तीसरा, संरचनात्मक आकलन। चौथा, संकलनात्मक आकलन। तो 38 का उत्तर है तीसरा। बिल्कुल आपने सही लगाया, इसका उत्तर तीसरा है। अब साथियों हम लोग टॉप मोस्ट VVI रैपिड रिकॉल की श्रृंखला को देखेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला है। हमें आशा है कि निश्चित रूप से जितना हमने आपको मेहनत करवा दिया है,
तो आप कम से कम 6-7 प्रश्न निश्चित रूप से बना लिए होंगे। अब आप अपने आप को चेक करें कि आपका कितना सही हुआ है। पहला, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका उत्तर है 1986। इसका उत्तर है 1986। एनईपी 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? तो उसका उत्तर है अंग्रेजी। अंग्रेजी को खत्म कर दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। चौथा, बालक मुख्य रंगों की पहचान कितने वर्ष में शुरू कर देता है? तो इसका उत्तर है 5 वर्ष। इसका उत्तर है 5 वर्ष। पांचवा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? तो यह स्किनर महोदय ने कहा। यह स्किनर महोदय ने कहा। अब छठा, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया? तो इसका उत्तर है साथियों लंबात्मक। इसका उत्तर है लंबात्मक। सातवां, संक्रियात्मक अवस्था है। 7 से 11 वर्ष को हम संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। 7 से 11 वर्ष को। 8वां, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? तो इसका उत्तर है साथियों आश्चर्य। इसका उत्तर है आश्चर्य। 9वां, खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था। अब 10वां, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव में प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष। 7 से 12 वर्ष। साथियों, अगर आपको ये सीरीज हमारा अच्छा लगा हो, आपको लगे कि इसको पढ़ने के बाद हम बीपीएससी प्रधान शिक्षक या सीटेट का एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से गुरुदक्षिणा स्वरूप कम से कम 2 मित्रों को आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। चूँकि इस यूट्यूब को बनाने का लक्ष्य ही था कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक को हम अपने चैनल के माध्यम से प्रधान शिक्षक बना सके। तो ये एक नेक कार्य है। इस नेक कार्य में आप भी भागीदार हों, और चैनल पर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आने वाले समय में ब्रस्ट मोड का सीरीज आने वाला है। अलग अलग तरह का सेगमेंट आने वाला है जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।